लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर रिवीजन ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, चैप्टर हमने क्या कर दिया, क्लास में पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो, लेकिन ये चैप्टर का जो वीडियो 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में रिफ्लेक्स आर्क तक पूरा रहेगा, जहां रिफ्लेक्स आर्क एंड हो रहा है। उसके बाद जो आएगा वो किसका रहेगा, आई का रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, ईयर का रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में 3 चैप्टर है। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। हाँ, तुम्हारे पास नोट्स पूरा बना हुआ है। अब क्या होगा, ये वीडियो बहुत तेज रहेगा, हाँ, ताकि तुम पूरी क्लास वाली फीलिंग तुम्हें आ जाए। चलो अब देखना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमने क्लास में लिखा है था वही पूरा बोलेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। हाँ, उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का बैलेंस, होम्योस्टेसिस क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके बाद हमने एग्जांपल दिया था, क्या हमने कहा था कि अगर हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो O2 सप्लाई बढ़ेगी, O2 सप्लाई बढ़ेगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो नर्व हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, अपने फंक्शन को धीरे धीरे क्या होते हैं, नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। हाँ, अब उसके बाद जो होता है, पूरे बॉडी को जो होता है कंट्रोल करता है, दो चीजें कंट्रोल करती है, एक होता है न्यूरल सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों एक साथ ज्वाइंटली आपस में मिलकर करती है। ऐसा नहीं होगा सिर्फ न्यूरल सिस्टम कर रहा है, सिर्फ एंडोक्राइन कर रहा है, दोनों आपस में मिलकर करती है, जिसे कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो होता है न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तेजी से हो सके। उसके बाद ये एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोनल सिस्टम द्वारा कंट्रोल करता है। अब उसके बाद जो होता है, अगर हम बात करें न्यूरल सिस्टम, पूरा न्यूरल सिस्टम बना होता है न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया का बना होता है। न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, हर एक लगभग मल्टी सेलुलर जितने एनिमल होते हैं उसमें न्यूरॉन पाया जाता है। अब ये न्यूरॉन सिंपलर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे सिंपलेस्ट न्यूरॉन पाया जाता है, सिंपलेस्ट न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाया जाता है। उसके बाद इंसेक्ट में इससे बेटर होता है, कितना होता है हमने कहा था, इंसेक्ट आएगा तब बताएंगे। हाँ, उसके बाद जो होता है, उसके बाद अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे ज्यादा डेवलप न्यूरॉन किसमें होता है, ह्यूमन में होता है। हाँ, मोर डेवलप होता है वर्टिब्रेट में क्या होता है, मोर डेवलप्ड होता है। हम अगर बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया था, एक था सीएनएस, एक था पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा ब्रेन, आएगा स्पाइनल कार्ड, आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कार्ड आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये यहाँ जो न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन मिलके जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनाते हैं, जो सेंटर में पाए जाते हैं, उसके अगल बगल जितने भी नर्व पाए जाते हैं वो किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सभी नर्व निकले होते हैं, या तो निकले सीएनएस से निकले होते हैं, या तो ब्रेन से निकले होंगे, या तो स्पाइनल कार्ड से निकले होंगे। जो नर्व ब्रेन से निकला उसे क्रेनियल नर्व बोलेंगे, जो नर्व ब्रेन से निकला उसे क्रेनियल नर्व, जो नर्व स्पाइनल कार्ड से निकला उसे क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने पीएनएस को दो भागों बांट दिया था, बांटा था, एक था एफरेंट नर्व फाइबर, एक था इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर मैसेज कहां से, टिश्यू से लेकर कहां ले जाता था, सीएनएस से। ये इस वायर को क्या बोले थे, एफरेंट नर्व फाइबर। उसके बाद जो सीएनएस से मैसेज लेके कहां जाएगा, टिश्यू तक, उसे बोलेंगे इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर को हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, इफरेंट नर्व फाइबर को हम मोटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पीएनएस को फिर दो भागों में बांटा था, एक था ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या सोमैटिक, दूसरा था सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैसेज को सीएनएस से लेकर स्केलेटल मसल तक ले जाता था। उसके बाद ऑटोनोमस कहां ले जाता था, सीएनएस से लेकर विसरल या इनवॉलेंट्री मसल्स तक ले जाता था। उसके बाद हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर दो भागों में बांटा था। हाँ, फिर दो भागों में बांटा था, किसमें, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसमें बांटा था, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने बताया था न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम होता है। ये जो होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ये जो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है। ये जो होता है डिवाइड नहीं करता आफ्टर बर्थ जो होता है डिवाइड नहीं करता। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में जो होता है कुछ टिपिकल क्या पाए जाते हैं, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
हो गया, इसमें कुछ साइटोप्लाज्म में जो होता है सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में कुछ निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ऐसा माना गया है कि ये क्या कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। उसके बाद हम जानते हैं सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शन निकला था, सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शन निकला था, उस शॉर्ट फाइबर को हमने क्या बोला था, डेंड्राइट बोला था। हमने बोला था डेंड्राइट में क्या होता है, डेंड्राइट में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। उसके बाद लॉन्ग वाला पार्ट को हमने क्या बोला था, एक्सॉन। लॉन्ग वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन जो होता है लॉन्ग होता है, ये जो होता है टर्मिनल एंड, इस पे कई ब्रांच में बढ़ जाते हैं, हर एक ब्रांच टर्मिनेट हो जाता है नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे साइनेप्टिक नोब बोला था। साइनेप्टिक नोब में जो होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उसके बाद एक्सॉन पे, एक्सॉन के चारों तरफ श्वान सेल पाया जाएगा। श्वान सेल जो होता है ये क्या सीक्रेट करता है, माइलिन सी सीक्रेट करता है। श्वान सेल के बीच में कुछ गैप पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूरॉन की बात करें, उसे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक्सॉन को हमने दो भागों में बांटा था। एक्सॉन को एक माइलिनेटेड, एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसमें श्वान सेल पाया जाएगा, और नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल भी पाया जाएगा। लेकिन माइलिनेटेड वाले का श्वान सेल क्या करेगा, वो माइलिन सी सीक्रेट करेगा। इस नॉन माइलिनेटेड वाले का श्वान सेल माइलिन सी नहीं सीक्रेट करेगा। माइलिनेटेड एक्सॉन का हमने एग्जांपल दिया था, क्या माइलिनेटेड इसका एग्जांपल था क्रेनियल नर्व था और स्पाइनल नर्व। और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का एग्जांपल था, क्या था, ये इसमें था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पाए जाएंगे, या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पाए जाएंगे। उसके बाद हमने न्यूरॉन को तीन भागों में बांटा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट और नंबर ऑफ एक्सॉन कितने होते हैं। नंबर ऑफ डेंड्राइट, नंबर ऑफ एक्सॉन के बेस पे हमने इसको तीन भागों में बांटा था, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। सब में एक्सॉन की संख्या एक थी, सब में, चाहे यूनिपोलर और बाइपोलर, मल्टीपोलर, सब में एक्सॉन की संख्या क्या थी, एक थी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर डेंड्राइट जीरो होगा तो इसे यूनिपोलर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम सब होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। और बाइपोलर जो होता है रेटिना ऑफ आई में पाया जाता है। मल्टीपोलर कहां पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, उसके बाद हमने देखा था इंपल्स कंडक्शन पे हमने बात करनी है। उसके बाद हमने इस इंपल्स कंडक्शन कहा था, तीन स्टेप में इसको पढ़ेंगे। पहला तो इंपल्स, अच्छा इंपल्स क्या होता है, चाहे इंपल्स बोल दो, चाहे एक्शन पोटेंशियल बोल दो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, चाहे मैसेज बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ देखना, हमने कहा था तीन स्टेप में इसको पढ़ेंगे। पहले तो एक्शन पोटेंशियल, मैसेज को जनरेट करेंगे। उसके बाद मैसेज का कंडक्शन करेंगे। मैसेज का कंडक्शन पहले न्यूरॉन के अंदर करेंगे, उसके बाद क्या, दो न्यूरॉन के बीच में करेंगे। उससे पहले हमने कुछ बेसिक बताया था। हमने बताया था पंप जो होता है, चैनल होता है, क्या अंतर होता है। पंप जो होता है वो आयन का फ्लो करता है, आयन का फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। जबकि चैनल जो होता है वो क्या करता है, आयन का फ्लो जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी लगा के, नहीं डिफ्यूजन द्वारा, इसके द्वारा आयन जाते हैं डिफ्यूजन द्वारा। तो पंप में एनर्जी लगती है, चैनल में एनर्जी नहीं लगता। हमने बताया न्यूरल मेम्ब्रेन में जो होता है आयन चैनल भी पाया जाता है, पंप भी पाया जाता है। आयन चैनल कौन कौन से पाए जाते हैं, सोडियम बताया था, पोटेशियम, सोडियम चैनल बताया था, पोटेशियम चैनल बताया था। लेकिन क्लोराइड चैनल बाद में हमने बताया था, क्लोराइड चैनल भी पाए जाते हैं। अब देखना, उसके बाद इसमें पंप कौन सा पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ये जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं। क्यों सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं, सेलेक्ट करके आयन को अंदर भेजते हैं। उसके बाद बताया था हमने, अंदर से क्या होते हैं लोग, निगेटिव होते हैं, बाहर से क्या होते हैं, दिखाते क्या है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो अंदर से, अभी इसका रीजन भी हमने दिया था। हाँ देखना, अंदर से क्या होता है, सेल निगेटिव, जब रेस्टिंग स्टेज में होता है अंदर से सेल निगेटिव होता है, बाहर से पॉजिटिव होता है। अंदर के प्लस ज्यादा तो बाहर के प्लस कम, अगर अंदर के प्लस ज्यादा तो अंदर Na प्लस कम, हाँ तो बाहर Na प्लस ज्यादा। इसका रीजन भी हमने दिया था। हाँ उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो होता है एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा उसे एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। उसके बाहर उसके बाहर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्सोप्लाज्म सेल के अंदर वाला साइटोप्लाज्म, और सेल के बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। अब देखना, हमने कहा था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, उसके बाद रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन को एक साइड में अभी रखो। हाँ पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन में हमने बताया था जब रेस्टिंग स्टेट में न्यूरल मेम्ब्रेन रहता है, न्यूरॉन जो होता है जब रेस्टिंग स्टेट में रहता है तो वो जो होता है मोर परमिएबल होता है K+ के लिए, और नियरली इम्परमिएबल होता है Na+ के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है लगभग कुछ आयन K+ चैनल के कुछ K+ चैनल खुले होते हैं, और सभी Na+ चैनल क्या होते हैं, बंद होते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। हमने बताया था एक्सोप्लाज्म में क्या था, K+ की मात्रा ज्यादा, Na+ की मात्रा कम, और निगेटिव चार्ज प्रोटीन यहाँ बने थे उसकी मात्रा ज्यादा। आउटसाइड क्या था, Na+ क्या था, ज्यादा था, K+ क्या था, कम था। हाँ और इसका मतलब एक्सोप्लाज्म, हमने बताया था एक्सोप्लाज्म और आउटसाइड के अगर फ्लूइड में बात किया जाए तो दोनों के बीच में ग्रेडियंट आ रहा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया था कि इस ग्रेडियंट को कौन बनाता है, इस ग्रेडियंट को बनाता है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन बनाता है, सोडियम पोटेशियम पंप। आयन चैनल का इसमें
कोई रोल नहीं होता। बाल की खाल निकालेगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो उड़ जाएंगे बहुत लोग। हाँ, इधर देखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो 3 Na+ को अंदर से बाहर भेजता है और 2 K+ को क्या करता है, बाहर से अंदर लाता। 3 Na+ को बाहर निकालता, 2 K+ को अंदर लेता है, तो एक चार्ज का डिफरेंस आएगा। ये भी निगेटिविटी क्रिएट करने के लिए एक रीजन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। हमने बताया था कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। अच्छा, इसको नापते कैसे हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड द्वारा। कैसे नापते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड द्वारा। उसके बाद अब पोलराइजेशन खत्म हो गया। पोलराइजेशन मतलब जब न्यूरॉन रेस्ट अवस्था में है, मतलब कोई भी इंपल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब देखना, जैसे हम स्टिमुलस देते हैं वहां की मेम्ब्रेन पे क्या होता है, जैसे हम स्टिमुलस देते हैं वहां की मेम्ब्रेन पे क्या होता है, वहां की मेम्ब्रेन पर सारे के सारे K+ चैनल क्लोज हो जाते हैं, सारे के सारे Na+ चैनल खुल जाते हैं। तो Na+ लगातार अंदर आता जाता है, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है और बाहर की तरफ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाहर की तरफ क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब हम कह सकते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है, जनरेट हो गया, क्योंकि रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na+, ये क्वेश्चन है किसमें होगा, डीपोलराइजेशन में होगा। किसमें होगा, डीपोलराइजेशन में होगा। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने बताया था कि ये डीपोलराइजेशन में क्या होगा, डीपोलराइजेशन में अब इंपल्स ट्रेवल कैसे करेगा, इंपल्स ट्रेवल जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। यहाँ अगर पॉजिटिव है और यहाँ बगल में निगेटिव है, तो जैसे मैसेज यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से एक Na+ अंदर आए, इसको भी पॉजिटिव बना दिया, अब बगल वाला निगेटिव है। अब फिर क्या होगा, फिर जैसे ये जाएगा यहाँ निगेटिव के पास, फिर एक Na+ चैनल, एक Na+ क्या हो गया, अंदर आ गया, यहाँ को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। उसके बाद यहाँ निगेटिव हो गया, जैसे यहाँ मैसेज पहुंचेगा, फिर Na+ अंदर आके इसको पॉजिटिव बना देगा। तो ऐसे पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा कंडक्शन होता जाएगा। हमने बताया था एक्सोप्लाज्म जो होता है कंडक्शन A to B होता है, जबकि आउटसाइड B to A होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, उसे क्या बोला जाता है, एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। कितना होता है, +50 मिली वोल्ट होता है। हाँ, अब देखना, अब जहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वहां फिर से अगर हम स्टिमुलस दें तो एक्शन पोटेंशियल फिर से जनरेट नहीं होगा, मतलब वहां स्टिमुलस दे ही नहीं सकते। हाँ, अगर स्टिमुलस दे रहे हैं तो फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, मतलब यहां अगर एक बार स्टिमुलस दे दिए हैं तो यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया था, डीपोलराइजेशन हो गया था, तो उसको फिर से रिपोलराइजेशन करना है। क्या करना है, रिपोलराइजेशन में क्या होता है, सभी के सभी K+ चैनल थोड़े समय के लिए क्या होते हैं, खुल जाते हैं, सभी के सभी Na+ चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करने लगता है। देखना, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है डीपोलराइजेशन में काम नहीं करता है। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हमने बताया था कि ऐसे हो गया कंडक्शन। अब एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंच गया, कौन, मैसेज एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंच गया। अब हमने बताया था कि 2 न्यूरॉन के बीच में कैसे कंडक्शन होता है, उस पर बात करेंगे। देखना, 2 न्यूरॉन के बीच में कंडक्शन, साइनेप्टिक नोब होता है, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होगा। साइनेप्टिक वेसिकल्स जो साइनेप्टिक नोब जो होता है उसके मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है उसके मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, तीनों को मिला के बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स मतलब होता है जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। अब ये साइनेप्स 2 टाइप के होते हैं। देखना, साइनेप्स 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिक साइनेप्स होता है, उसके बाद जो होता है केमिकल साइनेप्स होता है। इलेक्ट्रिक साइनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स में जो होता है ये जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच की दूरी बहुत ही कम, ना के बराबर हो जाती है। हाँ, मतलब दोनों लगभग आपस में क्या हो जाते हैं, 2 न्यूरॉन आपस में चिपक जाते हैं। जबकि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों सेपरेट होता है। विद द हेल्प ऑफ उसके बीच में क्या पाया जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो होता है ये इलेक्ट्रिक वाला क्या होता है, डायरेक्ट फ्लो करता है, अगर इंपल्स का फ्लो डायरेक्ट करता है, जबकि केमिकल वाला केमिकल की मदद से करता है। अच्छा, फास्टर कौन था, फास्टर ये था, इलेक्ट्रिक वाला फास्टर था। अपनी बॉडी में रीजन भी बताया था, यहाँ रीजन नहीं बता सकते। हाँ, उसके बाद जो होता है, उसके बाद केमिकल वाला क्या, साइनेप्स से होकर गुजरना पड़ रहा था, ये स्लो होता है और ये ही हमारी बॉडी में ज्यादा पाया जाता है।
केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसमें जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पर मैसेज जाता है, इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच से, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से साइनेप्टिक नोब में क्या जाता है, कैल्शियम इंटर करता है। वो कैल्शियम चिपक जाता है साइनेप्टिक वेसाइकल्स और साइनेप्टिक वेसाइकल्स में मूवमेंट कराता है और साइनेप्टिक वेसाइकल्स अल्टीमेटली पोस्ट साइनेप्टिक ये जो होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है एंड वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते ही रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है। जैसे ही ये चिपकता है वो क्या होता है, वहां क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे Na+ चैनल क्या हो जाता है, खुल जाता है। Na+ चैनल जैसे ही खुलेगा अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो वहां भी दूसरे न्यूरॉन पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। फिर वो एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, वो विद इन न्यूरॉन ट्रांसफर होगा, फिर बिटवीन न्यूरॉन ट्रांसफर होगा, फिर विद इन न्यूरॉन ट्रांसफर होगा। अल्टीमेटली वो कहां चला जाएगा, मसल्स तक चला जाएगा। हाँ, मसल्स वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ये न्यू एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी हो सकता है। एक्साइटेटरी मतलब अगर उससे आगे बढ़ना है, हाँ, तो क्या होगा, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन हो गया, वो जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, दूसरे न्यूरॉन पे क्या कर देगा, Na+ सोडियम चैनल को खोल देगा, सोडियम आयन अंदर आएगा, वहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ये इनहिबिटरी हो सकता है, जैसे गाबा हो गया और क्या हो गया, डोपामाइन हो गया। ये क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये क्या होता है, ये रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं एंड क्या कर देते हैं, जब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन बाइंड किया था तो Na चैनल को खोला था। ये जैसे गाबा डोपामाइन हो गए, ये बाइंड करते हैं तो क्लोराइड चैनल को खोल देते हैं। क्लोराइड चैनल पहले ही अंदर निगेटिव था, अब और ज्यादा निगेटिव आ जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसमें वैल्यू हमने कितनी लिखाई थी, -85 मिली वोल्ट। अब अंदर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव। अंदर जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पाया जाता है, ब्रेन जो होता है सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। ये जो होता है पूरी बॉडी पे कमांड और कंट्रोल करता है, आदेश देता है और पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इस सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे 24 घंटे सर्केडियन रिदम जो रहता है, 24 घंटे का जो रिदम रहता है उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ये एक्टिविटी, ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो होता है एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन को भी क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ब्रेन जो होता है वेल प्रोटेक्टेड होता है। किसके अंदर पाया जाता है, वेल प्रोटेक्टेड होता है, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, स्कल के अंदर रखा होता है। ब्रेन जो होता है कवर होता है 3 मेम्ब्रेन से। पहला जो होता है, तीन लेयर होते हैं जो इसको कवर करते हैं। पहला होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है ड्यूरामेटर, उसके बाद जो होता है पाया, उसके बाद सेकंड वाला होता है एरेक्नॉइड जो बहुत थिन होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं, देखो, ड्यूरामीटर, उसके बाद एरेक्नॉइड, पायामेटर। लास्ट वाला क्या होता है, पायामेटर होता है जो ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसमें हमने बताया था ब्रेन में जो होता है CSF पाया जाता है, सेरिब्रल फ्लूइड पाया जाता है, सेरिब्रल फ्लूइड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, सेरिब्रल सेमाइनल फ्लूइड पाया जाता है। ये क्या करता है, ये कसम की तरह, तकिए की तरह काम करता है। वो आउटर शॉक को एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमने बताया था ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन को 3 भागों में बांटा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में बांटा था। फोर ब्रेन को हमने फिर बांटा था कितने भागों में, 3 भागों में। हाँ, कौन कौन से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम भी हमने इसी में लिखवा दिया था। हाँ, मिड ब्रेन जो होता है बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद हैंड ब्रेन को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। सेरिबेलम, वहां क्या था, सेरिब्रम, यहाँ क्या था, सेरिबेलम, पोन्स, और क्या हो गया, मेडुला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की बात करते हैं, देखो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या था, पहले ऊपर वाला क्या था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसके नीचे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसके नीचे क्या था, थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, थैलेमस और थैलेमस के ऊपर क्या था, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में क्या था, पीनियल ग्लैंड था। उसके नीचे क्या था, उसके नीचे मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन यहाँ क्या था, पोन्स था। उसके बाद मेडुला, उसके बाद सेरिबेलम। ये सब पूरा स्ट्रक्चर हमने उसके बाद बना दिया था। अब देखना, अगर फोर ब्रेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर ब्रेन की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें सेरिब्रम की बात करेंगे। सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ
ह्यूमन बॉडी नहीं, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ये जो होते हैं अगर इन्हें फ्रंटल व्यू से देखें तो दो भागों में बटे होते हैं। ये दो भागों में ये जो होता है डीप क्लेफ्ट, एक डीप क्लेफ्ट इनको दो लॉन्गिट्यूडनली इनको दो हाफ में बांट देता है। प्रत्येक हाफ को बोलते हैं क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? कार्पस कैलोसम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्पस कैलोसम बोला जाता है। उसके बाद बताया था सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो कवर करता है किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कवर करता है किसको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 रीजन हमने बताए थे, सेंसरी रीजन, मोटर रीजन, उसके बाद एसोसिएशन रीजन। सेंसरी रीजन क्या करेगा? मैसेज को रिसीव करेगा। मोटर रीजन मैसेज को ले जाएगा। मोटर रीजन क्या करेगा? मैसेज को ले जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएशन रीजन का कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि ये सेंसरी है कि ये मोटर की तरह काम करता है, लेकिन इसके 3 कॉम्प्लेक्स रोल थे। क्या? पहली बात तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, हमने बताया था इंटर सेंसरी एसोसिएशन का होता क्या होता है। उसके बाद ये मेमोरी रखने में मदद करता है। उसके बाद कम्युनिकेशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? कम्युनिकेशन में मदद करता है। अब बात करते हैं सेरिब्रम जो होता है रैप चारों तरफ घेरे हुए था किसको? थैलेमस को। हाँ, थैलेमस जो होता है, एक लाइन हमने बताया था, पूरा वेल एक्सप्लेन किया था। मेजर कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है किसके लिए होता? मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग के लिए। इतनी बात एकदम क्लियर थी। उसके बाद हाइपोथैलेमस बताया था। हाइपोथैलेमस क्या होता है? बेस ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के बेस पे पाया जाता है। बहुत सारे इसमें सेंटर पाया जाता है। ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, कंट्रोल करता है भूख प्यास को, कंट्रोल करता है। ये बॉडी बैलेंस में भी मदद करता है। बॉडी बैलेंस को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसमें कई सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसे बोला जाता है कौन सा हार्मोन? जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोला जाता है। उसके बाद आया था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कौन आएगा? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद डीप स्ट्रक्चर जैसे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल क्या एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। जैसे प्लीजर पे हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, खुशी आने पर कैसा रिएक्शन होता है, क्रोध आने पर कैसा रिएक्शन होता है, हम डर जाते हैं तब कैसा रिएक्शन होता है, एक्साइटमेंट हो जाता है तब कैसा रिएक्शन आता है। ये कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलके। मोटिवेशन को भी ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कहां तक बात हो गई हमारी? अब बात करते हैं। उसके बाद हमने बताया था सेल बॉडी। उसके बाद बताया था सेल बॉडी। अगर हम एक्सॉन की बात करें, हाँ, न्यूरॉन की बात करें, सेल बॉडी होता है, क्या होता है? उसके बाद एक्सॉन होता है। सेल बॉडी की वजह से कौन सी कलर आती थी? ग्रे कलर आती थी। सेल बॉडी कौन सी कलर देता था? ग्रे अपीयरेंस देता था, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहा जाता था। जबकि माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट कलर आता था, इसीलिए क्या कहा जाता था? व्हाइट मैटर कहा जाता था। अगर हम ब्रेन को काट के देखेंगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो होता है वो क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, क्योंकि वहां सेल जो होता है वहां सेल बॉडी पाया जाता है। उसके बाद इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो वो क्या होता है? व्हाइट अपीयरेंस होता है, क्योंकि वहां व्हाइट मैटर पाया जाता है, माइलिन शीथ वाला पार्ट पाया जाता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड को हमने काट के देखा था तो बीच में क्या होते हैं? बीच में वो ग्रे कलर के होते हैं। क्या होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं, क्योंकि वहां पर सेल बॉडी इकट्ठा होती है। आउटसाइड क्या होते हैं? आउटसाइड जो होता है व्हाइट अपीयरेंस होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? आउटसाइड क्या होता है? व्हाइट अपीयरेंस होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है? वहां पर जो होता है एक्सॉन माइलिन शीथ वाला पार्ट पाया जाता है। कौन सा पार्ट पाया जाता है? माइलिन शीथ वाला पार्ट पाया जाता है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन लोकेटेड कहां होते हैं? थैलेमस या पोन्स के बीच में कह दो, या हाइपोथैलेमस या पोन्स के बीच में कह दो, या लोकेटेड होते हैं। उसके बाद जो होता है इसमें जो होता है एक कैनाल पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोला जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डॉर्सल साइड पे 4 फूले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, 4 फूले हुए लोब होते हैं, जिन्हें बोला जाता है क्या? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या बोला जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो होता है ये विजन एंड हियरिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो होता है, हम ब्रेन स्टेम पे बात किए थे। ब्रेन स्टेम को कौन बनाया था? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कौन? पॉन्स और मेडुला मिलकर क्या बनाते थे? ब्रेन स्टेम को बनाया था। ब्रेन स्टेम का किसको? ब्रेन को कनेक्ट कर रहा था स्पाइनल कार्ड। उसके बाद हम बात करते हैं हाइंड। उसके बाद बात करते हैं हाइंड ब्रेन में पहले बात करते हैं सेरिबेलम जो होता है। सेरिबेलम पे अगर बात करते हैं, सेरिबेलम जो होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कौन होता है? सेरिबेलम होता है। ये जो होता है बहुत इसमें कन्वोल्यूटेड, इसका सरफेस क्या होता है? कन्वोल्यूटेड, घुमावदार होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन जो है वहां इकट्ठा हो सके। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो होता है ये कंट्रोल किस पे करता था? ये कंट्रोल पहली बात तो बॉडी टेम्परेचर में भी बॉडी पोस्चर में भी कंट्रोल करता था, और रैपिड एक्टिविटी ऑफ मसल्स में भी इसका रोल
था। पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, पॉन्स में ढेर सारे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं जो क्या होते हैं पूरे ब्रेन में इंटरकनेक्ट होते हैं। वो पूरे ब्रेन को क्या करते हैं, ये पूरे ब्रेन, ये जो होता है पॉन्स जो होता है पूरे ब्रेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मेडुला जो होता है, मेडुला जो होता है बहुत सारे इसमें सेंटर पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, सलाइवेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो हमारी इच्छा से ना हो, अचानक हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे हमारा एक्सट्रीमली हार्ट कंडीशन, एक्सट्रीमली हार्ट कोई भी चीज है बहुत ज्यादा गर्म है, उस पर हाथ आ जाएगा तो तुरंत हटेगा, इसमें तुम्हारी इच्छा नहीं ली जाएगी, तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि हटाएं या ना हटाएं। इसे क्या बोला था हमने, रिफ्लेक्स एक्शन बोला था। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट था, नी जर्क एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया था, इसमें मोटर स्पिंडल जो होता है उस पर रिसेप्टर होता है, पैटेला पे हम क्या करेंगे, स्टिमुलस देंगे, मोटर रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, एफरेंट न्यूरॉन द्वारा कहां भेज देगा, सीएनएस में कौन, स्पाइनल कॉर्ड, बीच में क्या होगा, रूट, डोर्सल रूट गैंग्लिया से होते हुए कहां चला जाएगा, सीएनएस। अब सीएनएस में जाएगा, सीएनएस के इसके दो वायर निकलेंगे, हाँ एक वायर, देखना दो वायर, एफरेंट न्यूरॉन के दो जाके एक्सॉन टर्मिनल दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग क्या करता है, अब इफरेंट न्यूरॉन एक भाग से कनेक्ट होता है, सीधा चला जाता ऊपर वाले मसल्स के पास, हाँ ऊपर वाले मसल्स के पास जाता, उसको कहता है कॉन्ट्रैक्ट करो। और ये दूसरा वाला जो न्यूरॉन जाता है वो कहता है नीचे वाले मसल्स के पास जाता है, हाँ उसको कहता है क्या करो, रिलैक्स करो। अब क्या करेगा, ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला रिलैक्स करेगा, तो झटके से पैर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। अब तो अगर तुमसे पूछ ले कि सिग्नल कहां जा रहा है, सिग्नल कहां से कहां, तो देखना सिग्नल रिसेप्टर से कहां जा रहा है, रिसेप्टर से एफरेंट न्यूरॉन के पास जा रहा है, एफरेंट न्यूरॉन से कहां जा रहा है, सीएनएस, बाया किसके द्वारा, डोर्सल रूट गैंग्लिया द्वारा कहां जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड द्वारा फिर कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा इफरेंट के कितने न्यूरॉन, दो, एक कहां जाएंगे, एक जाएंगे ऊपर की तरफ, एक जाएंगे नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ जाएंगे, एक नीचे की तरफ, एक कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, दूसरा रिलैक्स कराएगा, तो क्या हो जाएगा, झटके से पैर उठ जाएगा। स्टिमुलस और रिस्पांस, हमने स्टिमुलस दिया, रिस्पांस दिया, पूरा मिलकर क्या बना था, एक आर्क बना था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्टरी पाथवे में कम से कम एक न्यूरॉन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए, एक इफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए कंडक्शन के लिए पूरा, हाँ इसे बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है।